माई सेल्फ राकेश कुमार, साइंस टीचर आप शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। साइंस क्लास में 7th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, इस क्लास में चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण का पुनः अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहला है अम्ल। अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल प्रायः हाइड्रोजन आयन के धनी होते हैं, यानी अम्लों में हाइड्रोजन आयन की अधिकता होती है। और हम सभी जानते भी हैं कि जैसे सिरका, दही, नींबू, कौन कौन से? सिरका, दही, नींबू, कच्चे आम, टमाटर आदि फल खट्टे होते हैं। करौंदा भी हो गया और बहुत सारी चीजें हैं। बिना पके अंगूर भी खट्टे होते हैं। तो इनमें खट्टे होने का कारण ही है कि अम्लों की उपस्थिति, यानी इन सिरका हो गया, दही हो गया, नींबू हो गया, कच्चे आम हो गए, कच्चा आम हो गया और टमाटर हो गया, करौंदा, बहुत सारी चीज़ें हैं। सब्जियों में भी कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो खट्टी होती हैं, तो इनमें अम्ल की उपस्थिति होती है, यानी अम्ल की उपस्थिति के कारण ही ये खट्टे होते हैं। अभिक्रियाओं में अगर देखते हैं तो अम्ल के बनने का परीक्षण हम लिटमस पेपर से करते हैं। अम्ल की उपस्थिति का परीक्षण हम लिटमस पेपर से करते हैं। नीले लिटमस पेपर को अगर हम डुबो करके देखते हैं तो अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। इससे हमको पता चल जाता है कि ये इसमें अम्ल की उपस्थिति है। तो नींबू तथा कच्चा आम स्वाद में खट्टे होते हैं। इनमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्ल उपस्थित होते हैं। इनको हम कार्बनिक अम्ल कहते हैं। तब कार्बनिक अम्ल कार्बनिक अम्ल में लैक्टिक अम्ल या एसिड, लैक्टिक एसिड, सिरका। अब लैक्टिक एसिड कहाँ पर पाया जाता है, यानी इनकी उपस्थिति कहाँ होती है? ये तो हो गए अम्ल और उपस्थिति। लैक्टिक एसिड दूध के फटने पर या फटे दूध में लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड के कारण ही दूध फटता है। सिरका हमको कहाँ मिलता है? किससे मिलता है? गन्ने के रस से। गन्ने के रस में सिरका कहाँ उपस्थित होता है? गन्ने के रस में। इसी तरीके से साइट्रिक एसिड फलों या नींबू प्रजाति के फलों में कुछ हम अम्लों की बात कर रहे हैं, यानी नींबू तथा कच्चा आम स्वाद में खट्टे होते हैं। इनमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्ल उपस्थित रहते हैं, इसलिए इन्हें कार्बनिक अम्ल कहते हैं। तो कार्बनिक अम्ल में कौन कौन से हैं? कार्बनिक अम्ल और इनकी उपस्थिति किसमें पाए जाते हैं? कार्बनिक अम्ल एक है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है? फटे दूध में, यानी दूध से जब हम कई चीजें बनाते हैं, जैसे पनीर बनाया, तो जब दूध में पनीर
बनाते हैं दूध से, तो उसमें से लैक्टिक एसिड उपस्थित होता है। सिरका कहाँ पर? गन्ने के रस से हमको सिरका प्राप्त होता है। गन्ने के रस को गर्मी के दिनों में घड़े में भरकर ग्रामीण क्षेत्रों में और उसको धूप में रख दिया जाता है, तो धीरे धीरे वो सिरका गन्ने का रस सिरके में परिवर्तित हो जाता है। इनमें कुछ मैगट उपस्थित हो जाते हैं और मैगट एसिड निकालते हैं, जिसके कारण गन्ने का रस सिरके में परिवर्तित हो जाता है। साइट्रिक एसिड, नींबू प्रजाति के फलों में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। तो हम कुछ अम्लों के रासायनिक नाम व सूत्र लिख रहे हैं, इनको आप देखिए। कुछ अम्लों के रासायनिक सूत्र, कुछ अम्लों के रासायनिक सूत्र, इनको याद भी करना रहता है। नंबर 1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नंबर 2 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। नंबर 3 नाइट्रिक एसिड, तो 3 हो गए नाइट्रिक। अब कार्बोनिक अम्ल भी चौथे में लिख सकते हैं। कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। अब इनके रासायनिक सूत्र भी लिखने हैं। तो एक अभी और लिख लेते हैं, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। अब देखिए, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक सूत्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4। नाइट्रिक एसिड HNO3। कार्बोनिक एसिड H2CO3। एसिटिक एसिड CH3COOH। कुछ हमने अम्लों के नाम लिखे और रासायनिक सूत्र भी लिखे। फिर से ध्यान दें, अम्लों में पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड, इसका रासायनिक सूत्र है H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या था? HCl। सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र H2SO4। तीसरा है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का सूत्र है HNO3। चौथा है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड का सूत्र है H2CO3। और पांचवा है एसिटिक एसिड CH3COOH, सभी कैपिटल में है। तो इस प्रकार से कुछ हमने नाम इनके लिखे। एसिटिक एसिड एक ऐसा एसिड है जिसका स्वाद खट्टा होता है। एसिटिक एसिड, इसका स्वाद खट्टा होता है, इसी तरीके से अभी और भी लिख सकते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड नमक होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड आंसू में पाया जाता है।
जैसे किसी के आंसू निकलते हैं, आंसू हल्का सा नमकीन होता है, तो HCl वहाँ पाया जाता है। तो अम्ल की विशेषताएं, सभी प्रकार के खनिज तथा कार्बनिक अम्लों की कुछ विशेषताएं होती हैं जो निम्न प्रकार से हैं। अब अम्लों के बारे में आता है कि कोई कितना तेज और कितना धीमी गति का है, यानी अम्लों की प्रबलता। अम्लों की प्रबलता अम्लों की प्रबलता यानी प्रबल और दुर्बल अम्ल, इसको कह सकते हैं। अम्लों की प्रबलता को हम प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल कह सकते हैं। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो आपने अब तक जितने अम्लों के बारे में जाना उनमें कुछ प्रबल अम्ल, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सबसे पहला आपने पढ़ा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तथा फास्फोरिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, फार्मिक अम्ल तथा साइट्रिक अम्ल आदि, ये सभी दुर्बल अम्ल होते हैं। यानी इनसे जब हम किसी क्षार से क्रिया करते हैं तो ये धीमी गति से क्रिया करते हैं, इसलिए इनको दुर्बल अम्ल कहते हैं। सांद्र तथा तन अम्ल। अब अम्लों की प्रबलता हो गई, अब घुलनशीलता के आधार पर सांद्र तथा दुर्बल अम्ल। सांद्र तथा दुर्बल तनु, सांद्र तथा तनु, सांद्र तथा तनु अम्ल। सांद्रता का मतलब है इंग्रेडिएंट से, उसमें घुलनशील पदार्थ से है। किसी भी अम्ल की शक्ति उसे जल के अधिक में मिलाकर कम की जा सकती है। यानी अगर किसी अम्ल में अगर हम पानी ज़्यादा मिला दें तो उसकी सांद्रता कम हो जाती है और वो डाइल्यूट तनु अम्ल में बदल जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को जल की न्यूनतम मात्रा में घोलकर प्राप्त किया जाता है। यह अम्ल विलयन सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। यानी अगर इंग्रेडिएंट की मात्रा जिस अम्ल में ज्यादा होती है उसे सांद्र अम्ल कहते हैं, और इंग्रेडिएंट की मात्रा यानी उसमें मिलाया जाने वाला पदार्थ कम मात्रा में मिलाया जाता है तो उसे तनु अम्ल कहते हैं। सांद्र और तनु अम्ल समझ गए होंगे। जैसे अगर हम एक पूरे गिलास में यानी स्टील के गिलास में अगर हम 1 चम्मच चीनी डालते हैं और उसको घोलते हैं तो बहुत कम मीठा होता है, तो वो कैसा हो गया? तनु हो गया। और अगर हम उसी गिलास में 4 चम्मच चीनी डाल दें और उसको घोल दें तो वो ज़्यादा मीठा हो गया। तो जो ज़्यादा मीठा हो गया वो हो गया सांद्र, और जो कम मीठा था वो हो गया तनु। तो आप समझ गए होंगे सांद्र किसको कहेंगे या तनु किसको कहेंगे। अब अम्लों की धातुओं से अभिक्रिया नंबर 3, अम्लों की धातुओं से अभिक्रिया। धातुओं से अभिक्रिया। अम्ल लगभग सभी धातुओं से क्रिया करते हैं, जैसे मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर तथा अन्य धातुओं से ये क्रियाएं करते हैं। क्रियाशील धातुएं अम्लों से हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर देती हैं। यानी अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं।
जैसे अगर इसमें से कहा जाए तो जिंक, हमने एक धातु ली जिंक, Zn, इसको कहते हैं जिंक। और इस धातु की किसी अम्ल से क्रिया करवाते हैं, तो अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपका सबसे पहला लिखा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से अगर हम अभिक्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस मिलती है, यानी Zn प्लस आयन है और इसमें क्लोरीन का माइनस आयन है, तो क्लोरीन का जो जिंक से जुड़ेगा, यानी प्लस और माइनस में आकर्षण होता है, यानी समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण होता है। तो जिंक हमारा कैसा है, पॉजिटिव। धातुएं मुख्यतया धनी होती हैं, प्लस की होती हैं, और अधातुओं में कुछ धातुएं धनात्मक होती हैं और कुछ ऋणात्मक होती है। अब धनात्मक और ऋणात्मक की बात आगे बताएंगे हम। तो जिंक धनात्मक है और इसमें क्लोरीन माइनस का है, तो ये दोनों जुड़ करके जिंक क्लोराइड ZnCl2 बनाएंगे, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो प्लस H2, और इसको बैलेंस करने के लिए हमको 2 यहाँ करना होगा। Zn प्लस 2HCl इज इक्वल टू, या एरो प्रोडक्ट में उत्पाद में हमको क्या मिल गया, ZnCl2 और प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। इसी तरीके से कॉपर या मैग्नीशियम, ये जिंक हो गया, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हो गया जिंक क्लोराइड, और ये हो गया हाइड्रोजन गैस, इसी प्रकार से कॉपर Cu, कॉपर का मतलब तांबा, Cu कॉपर प्लस H2SO4, तांबे की अभिक्रिया जब हम सल्फ्यूरिक एसिड से करवाते हैं तो बनता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। CuSO4 से क्रिया करेगा तो CuSO4 प्लस H2, कॉपर हो गया ये, और ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, ये हो गया कॉपर सल्फेट, और ये हो गया हाइड्रोजन गैस। तो धातुएं मुख्यतया अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती हैं। अब अम्लों के भौतिक गुण, हैं नंबर 1, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, कुछ अम्लों को चखना बहुत खतरनाक हो सकता है। नंबर 3, अम्ल जल में विलेय होते हैं, और नंबर 4, अम्ल त्वचा पर गिर जाने पर जलन पैदा करते हैं। तो बच्चों, आपने इस क्लास में अम्ल के बारे में, उनकी प्रबलता के बारे में, उनकी सांद्रता के बारे में, और अम्लों की धातुओं से अभिक्रिया के बारे में अध्ययन कर लिया। तो इस क्लास में बस इतना ही। आगे नेक्स्ट क्लास में, यानी अम्लों के रासायनिक गुणों को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।